This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। मज़े में हो? तो आप लोगों ने काइनेटिक्स 6 तक देख लिया होगा। तो ये इन कंटिन्यूएशन है 6th के बाद। तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, 6th की मास्टरी होनी जरूरी है 6th तक की, तभी ये कंटिन्यूटी में आपका लिंक बन पाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने एक टॉपिक खोला हुआ है, मेजर फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देख चुके हैं, हम सरफेस एरिया देख चुके हैं, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन देख चुके हैं, और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में अभी चल रहे हैं। हमने टेम्परेचर और हमने अभी कैटलिस्ट को नहीं किया है, राइट? तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन को ख़त्म कर देंगे और हम अगले से काइनेटिक्स 8 में हम टेम्परेचर इफेक्ट के अंदर चले जाने वाले हैं। क्विक रिव्यू, पिछली क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के रास्ते देखे थे फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमने आपको कुछ ये बताया था कि द स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, फॉर एग्जांपल ये था, इसमें द रिएक्शन इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इसने पूछा था कि इसमें से कौन सा मैकेनिज्म ये सही है, द मैकेनिज्म ए और मैकेनिज्म बी। अगर हम इसका स्लोवर स्टेप जो कि एक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, तो ये हमारा ICl पावर 2 हाइड्रोजन पावर 1 निकलता है। सो ये नहीं निकलता है फर्स्ट ऑर्डर, एंड हेंस हमारा मैकेनिज्म बी ये नहीं हो सकता है। अगर मैकेनिज्म बी को देखें तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें, स्लोवर स्टेप को लिखना है, आपको याद होगा H2 पावर 1 एंड ICl पावर 1 बेशक मत लिखिए। ये हमारे इसके साथ मैच करता था, तो हमारा जो मैकेनिज्म बी है वो करेक्ट होगा और हमारी इनमें से द डी डॉक्टर ऑप्शन सही बैठने वाली है, राइट? ऐसा हमने आपको पिछली क्लास में करवाया था। हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप ये स्लाइड्स रीड करेंगे, और यकीन मानिए यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि नॉलेज बेस्ड हैं वो आपको मिल सकते हैं। ये हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस की वजह से पढ़ रहा हूँ। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, कैन बी जीरो, इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। मॉलिक्यूल है तो एक है या नहीं है या दो है, बट 1/2 होने का कोई मतलब नहीं है। Order is applicable to elementary as well as complex reaction. काफी important है. Whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. For complex reaction, molecularity has no meaning because the molecularity of the slowest step will become molecularity of the complex reaction. For complex reaction, order is given by the slowest step. And generally the molecularity of the slowest step is same as that molecularity of overall reaction. आपको याद होगा हमने स्लोवेस्ट स्टेप के लिए हमने जो क्वेश्चंस किए थे, हमने उसके लिए रेट लॉ लिखा था। अगर तो उसमें कोई इंटरमीडिएट आ गया था तो हमें उसको एलिमिनेट करना था, अगर इंटरमीडिएट नहीं आया था तो हम उसको ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, यकीन करो, आपको जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड। विच आर द फॉलोइंग इज आर। थोड़ा सा टॉपिक हमारा पिछले वाला रहता है तो हम उसको अब हम पूरा करने वाले हैं और हम आगे बढ़े हैं, दैट इज ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। ये अपने आप में ही क्वेश्चन बन सकता है, एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज ये सिर्फ आपके थ्योरी में आएगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आराम से इसको समझते हैं। थ्योरी में आ सकता है, आप जानते हैं कि वो स्कूल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो ऑब्जेक्टिव में इसकी आने की संभावना ना के बराबर है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि इसको छोड़ दो, ठीक है?
Ostwald isolation method was introduced by Ostwald, and it is used to find the order of the reaction with respect to one reactant at a time. एक रिएक्टेंट का ऑर्डर निकलेगा, बारी बारी से हम सारे रिएक्टेंट का ऑर्डर करेंगे और वो नेट बन जाएगा. The total order of reaction is then equal to sum of the order of reaction for individual reactant. This method is based on the principle that if concentration of all but one reactant are taken in excess, then during the course of reaction, the concentration of those reactant taken in excess will remain almost constant. And hence variation in rate will correspond to the concentration of that reactant whose concentration is small. मान लो आपके पास A plus B plus C gives you some product है. ये कह रहा है आप B और C की concentration को बहुत बहुत ज्यादा कर दो A के मुकाबले, 100 गुना 500 गुना ज्यादा कर दो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है तो उनका कम होना भी ना के बराबर होगा. तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो हमारा सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में आएगा. ऐसे ही आप एक बार ए और सी को बहुत एक्सेस में कर दोगे, बी का ऑर्डर देखोगे, ऐसे ही आप एक बार ए और बी को कह लोगे, सी का ऑर्डर देखेंगे. This process is repeated with other reactants one by one, and order with respect to each reactant is determined. The overall order will be sum of these all orders. आपको समझ आया? हमने आपको क्या कहने की कोशिश की है कि आप बारी बारी से इनको समझेंगे. और सुनो, मैंने मना किया है, आगे भी करूंगा, कि आप इसको रटेंगे नहीं. अगर आप इसको रटेंगे तो आपका नुकसान होगा. ठीक, आप सिर्फ इसको अभी रीडिंग की है नॉवल के जैसे, हम इसको यूज करने वाले हैं. ये मैं आपके नोट्स के लिए आगे आपको कॉपी करना पड़ सकता है. मैंने इसको यहाँ से ये अंडरलाइनिंग रब कर दी है. तो वही जो चीज है, सपोज वी आइसोलेट ए बाय टेकिंग बी एंड सी इन लार्ज एक्सेस, राइट? तो एंड गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, से पी, ए का ऑर्डर पी ले लिया, right? Similarly, we can isolate B by taking A and C in excess and isolate C by taking A and B in excess. तो let it be B के रिसिप्ट में Q है और C के रिसिप्ट में R है. तो हमारा जो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा प्यारे से बच्चों, that is going to be P plus Q plus R. हमारा ऑर्डर निकल के आ जाने वाला है. Do you understand ये क्या होने वाला है, कैसे हुआ? जैसा मैं कहता हूं कि आप इसको भूल जाइए, आप इसको क्वेश्चन के रास्ते से हम इसको करने की कोशिश करते हैं. ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आए. क्वेश्चन पढ़ते हैं. द रिएक्शन एसिटाइल फ्लोराइड प्लस वाटर गिव्स यू एसिटिक एसिड प्लस HF हैज बीन स्टडीड अंडर द फॉलोइंग इनिशियल कंडीशन. एक्सपेरिमेंट 1 में इसने वाटर को 1 कर दिया है और एसिटाइल फ्लोराइड को 0.01. ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट 1 में उसने वाटर को तकरीबन, ज्यादा नहीं तो उसने 1000 गुना ज्यादा कर दिया है. अंदाजे से बोल दिया, सोचा नहीं, है ना? तो अब ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वाटर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो सिर्फ एसिटाइल फ्लोराइड के ऊपर डिपेंडेंट होगा. देन उसने हमें एक्सपेरिमेंट 1 में एसिटाइल फ्लोराइड की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दी है डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर. इससे हम एक बार एसिटाइल फ्लोराइड की हम कॉन्सेंट्रेशन से ऑर्डर निकालने वाले हैं. दूसरे एक्सपेरिमेंट में बेटे उसने देखिए क्या किया है, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आप फोकस करें जहां मैंने हाईलाइट किया है. दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने एसिटाइल फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन को तकरीबन उससे 400 गुना ज्यादा कर दिया है, तकरीबन, राइट? या 4 गुना, व्हाटएवर इट इज, फैक्टर मैंने ध्यान नहीं किया. और अब उसने वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे दिया है. अब हम इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा के चेक करेंगे इसका ऑर्डर कौन सा है. अगर जीरो ऑर्डर की सेट आ गई तो वाटर का ऑर्डर 0 होगा. अगर फर्स्ट ऑर्डर की सेट आ गई, इक्वेशन ये डाटा के साथ मैच कर गई, तो हम कहेंगे कि हमारा ये वाला ऑर्डर है.
तो शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट 1 को पकड़ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 को पकड़ लेते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब देखिए, आराम से बैठिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। रेट इज इक्वल टू के एसिटाइल फ्लोराइड, एक मिनट, मैं वाटर को आगे लिखना चाह रहा था, कोई गलती नहीं थी, वाटर इनटू एसिटाइल फ्लोराइड। अब देखो बेटे, वाटर को तो उसने 1 मोलर रखा है, सो R इज इक्वल टू के इंटू 1, क्योंकि देखो ना एक्सपेरिमेंट में उसने वाटर को फिक्स कर दिया है। सो मैं इस वैल्यू को के डैश बोल देता हूं। तो मेरा रेट बन गया के डैश एसिटाइल फ्लोराइड। रिमेंबर, ये जो मैंने किया है, इसमें मैंने अज्यूम कर लिया है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, where K dash is equal to K into concentration of water, जो कि इस वक्त 1 है। इसको बाद में यूज करेंगे। तो हम अपने रास्ते पे आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, हम K की कांस्टेंट की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। तो अगर तो K की वैल्यू इन 4 डाटा में आपके पास कांस्टेंट आ गई, 3 ही बनेंगे, एक तो इनिशियल 0 होगी, तो इसका मतलब हमारी वो से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की मैं लगवाने वाला हूं, वो माना जाएगा, इसका ऑर्डर माना जाएगा। तो K is equal to 2.303 by T log of A by A minus X। पहली बार K लेते हैं, K1 लगा देता हूं। K1 यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर को नहीं इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। दैट इज 2.303 by 10 log of इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों, 0.01। A माइनस एक्स बची कितनी है, 0.00857, राइट, 0.00857। यहां से हमने वैल्यू निकाली है, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। K2 2.303, 2.303 समझ पा रहे हो। इट इज बाय, अब टाइम कितना ले लीजिए, 20 मिनट ले लीजिए। लॉग ऑफ 0.01 बाय 0.00735, K3 निकाल लेते हैं, 2.303 by 40 log of 0.00 divided by 0.00540, right, 0.00540। हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर को फिक्स कर दिया है। तो बेटे कैलकुलेशन मेरे पास है, आप लॉग टेबल देख के निकाल सकते हैं। जैसा मैंने बोला, ये लंबा काम होगा। ये जो हमारा के आ गया, राइट, ये कौन से वाला के आ रहा है, के डैश, दैट केम टू 0.0154 मिनट इनवर्स। अब ये के डैश आया है, तो के इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू लेके आ रहा हूं, इट इज इक्वल टू के डैश बाय 1, दैट इज बाय चांस वो भी कितना आएगा, 0.50 मिनट इनवर्स। अब क्योंकि ये कांस्टेंट आया है, राइट, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन सही था। इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ एसिटाइल फ्लोराइड, राइट, इसका ऑर्डर n कितना है, 1 हमारे पास आ गया है। उसने क्या कहा था, बारी बारी से एक एक करके फिक्स करो। अब हम दोबारा करेंगे द सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, वो मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप बाद में एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब बेटा मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। पेन कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे ही, ताकि आपको दिखता रहे कि हमने वो किया था, फर्क किया था। दोबारा इट इज, एक सेकेंड, R इज इक्वल टू, R मतलब रेट ऑफ एक्शन, K, इट इज इक्वल टू, अब की बार उसने एसिटाइल फ्लोराइड को कांस्टेंट रखा है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर।
अब एसिटाइल तो कांस्टेंट है, तो R इज इक्वल टू के, पूरे रिएक्शन में 0.80 रखा हुआ है, इनटू वाटर। मैं इसको एक नया कांस्टेंट बोल देता हूं, के डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। वैसे ही याद रहे, यहाँ पे जो आपका के डैश आया है दैट इज इक्वल टू के इंटू 0.8 आया है। मुझे के निकालना है, के डैश नहीं निकालना है, ठीक, वो बाद में उसको देखेंगे। वापस उसी तरीके से आ जाते हैं, अब की बार इक्वेशन नहीं लिखूंगा। के डैश 1 2.303 बाई 10 log ऑफ 0.02, ये वाली वैल्यू ली है, डिवाइडेड बाय 0.0176। डू यू अंडरस्टैंड? राइट, ये हमने कैसे निकाला है? दिस इज, ये हमने सिंपली वैल्यू पुट कर दी है। तो अब ऐसे ही आप K2 डैश निकाल सकते हैं, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 0.0156, और ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हैं। राइट, ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू बेटे मेरे पास आ जाएगी 0.0128, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0124, एंड दैट इज 0.0124। ये तकरीबन आप इसको सेम मानेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसका मीन एवरेज ले लिया है 0.0125। इवन पीछे भी बेटे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग सिमिलर सी आएगी, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है थर्ड पॉइंट के ऊपर, तो आप उसको प्रैक्टिकली कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में ही इतना कुछ होता है। हम डेसिमल के 90th प्लेस तक, 100th प्लेस तक डाटा नहीं डालते हैं। अब आपके पास क्या रहा? राइट, आपका ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मानी जा रही है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मानी जा रही है तो इसका भी ऑर्डर क्या है? 1 है। एक और चीज, अब इसको पकड़ेंगे, तो k इज इक्वल टू के डैश बाय 0.8 नहीं है, 0.0125 मैंने एवरेज वैल्यू ली है, डिवाइडेड बाय 0.8 दैट इज 0.0156, क्या आ गया? मिनट इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, इस बार के आपका ये आया, पिछली बारी के आपका ये आया था। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इन दोनों वैल्यूज को, के की वैल्यू को भी एवरेज कर देंगे। सो मेरे पास जो एवरेज के आ गया है, एवरेज रेट कांस्टेंट 0.0156 ये वाला, प्लस 0.0154 पीछे वाला, सो दैट इज 0.0155। हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और हमारा नेट ऑर्डर कितना आ गया बच्चा पार्टी? दैट इज गोइंग टू बी 1 and 1, आपके पास आ गया है 2 ऑर्डर, आपके पास आ गया है, के की वैल्यू हमने निकाल ली। सो डू यू अंडरस्टैंड? कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कितना रहा? 1 + 1 = 2। रेट कांस्टेंट कितना रहा? आपके पास इतना रहने वाला। आई विश कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा करें, और इसकी जो ब्यूटी है दैट इज कि आपको ये कहीं पूछा नहीं जा सकता है। राइट, आने की, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत 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 आपके पास कम है। तो काइंडली रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है जी, इसको करने का है, फायदा होगा। एक और चीज, स्यूडो, नकली, द स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, नकली ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक, स्यूडो मतलब नकली। सम रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर ईच विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट। मतलब इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है। However,
ये दोनों टॉपिक आपस में मैच करते हैं, जो हमने पिछला कहा और ये किया मैच कर रहा है. इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मली सॉल्वेंट होता है, then there is very little change in its concentration. In other words, the concentration of that reactant practically remain constant during the reaction. Right? For example, वही वाली ऊपर वाली इक्वेशन हम देखते हैं. A plus B gives you प्रोडक्ट को देते हैं. तो if A is equal to 0.01 molar and that a solvent, say water इस वक्त है, that is 1 liter लिया है 55. अब देखो, देखने से लगता है ना दोनों का 1 मोल A का जाएगा, 1 मोल B का जाएगा. तो अगर एक का 0.01 गया तो बेटे B का 55.49 नहीं रह गया इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. तो व्हाट इज दैट? इट इज प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा बड़ा था तो कांस्टेंट ही नजर आएगा. आपका 1 लीटर पानी था, अब उसमें से 99.8 ml रह गए, तो क्या फर्क पड़ गया? Under such conditions, we may write rate is equal to K naught A, वही चीज, where K naught is equal to K into B. The reaction therefore does, ध्यान दीजिएगा, behaves as first order in reaction to A by keeping another constant. Such reaction जहाँ पे आपने एक को कांस्टेंट करके मारा हो उसको बोलते हैं स्यूडो, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हमने दूसरे को शांत करा के बैठा, तू शांत हो जा भाई, तू मत बोल, तू मत बोल. डेफिनेशन 1 नंबर की आ सकती है. डायरेक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, excess of other, become reaction of first order and are known as pseudo first order reaction and are known as pseudo first order reaction. बेटे मुझे लगता है कि आपको ये आपके रफ में कॉपी करनी चाहिए, ये जो हाइटन किया जा रहा है. राइट? हाइटन मतलब बढ़ा के लिखा जा रहा है, बोल्ड करके लिखा जा रहा है. Continued with the example. Consider hydrolysis of ethyl acetate. Hydrolysis मतलब पानी की वजह से टूट गया. Ethyl acetate plus water gives you acetic acid and water. This reaction is catalyzed by acid. Catalyzed by acid. इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. क्लास 11th इक्वल में मैंने बहुत बार की थी. The reaction, the molecularity, of the reaction is 2 because it involves ethyl acetate and water. However, the concentration of ethyl acetate changes due to the reaction while water is present in such a large excess that its concentration practically remains unchanged. Therefore, the rate of reaction depends on concentration of, जिसको आपने sensibly लिया था, ethyl acetate, and hence the order of reaction is 1. I repeat, water को शांत करा के. That is, अगर हम rate is equal to K dash ethyl acetate and water लें और हम water को बहुत ज़्यादा एक्सेस में बोल दें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. इन दोनों को हमने इकट्ठा करके कह दिया है रेट इज इक्वल टू K इंटू इथाइल एसीटेट. राइट? इन दोनों को मिला के मैंने ये कह दिया है. Where do not forget the K के अंदर K कौन सा है? ये वाला K. Where K is equal to K dash water. Thus, the reaction appears to be of second order. Appears to be second order मतलब water को भी अगर हम देखें, but follows the first order kinetic. Such reactions which appear of a higher order but actually follow the lower order kinetics are known as pseudo chemical reactions. Above reaction is pseudo first order reaction. नकली है कुछ और, है दो, बट वो फॉलो कर रहा है. लोअर का ही होएगा क्योंकि आपने सॉल्वेंट को एक्सेस में कर दिया. रिमेंबर, ये जो आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस है बेटे, इसकी जो आपके पास मॉलिक्युलैरिटी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसकी जो M फॉर मॉलिक्युलैरिटी है 2 है
और स्यूडो जो ऑर्डर है दैट इज 1 किसके लिए पुत्रों? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, गन्ने, on inversion to cane hydrolysis of cane sugar or inversion of cane sugar, organic chemistry में कराएंगे, to give glucose and fructose. Sugar पानी को एक्सेस में रख दिया, glucose and fructose. Here rate is equal to K glucose. Molecularity is 2, order is 1, and this is a knowledge based thing मेरे बच्चों। Exactly Ostwald isolation method ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया है, राइट, एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसे हम पीछे काम कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी प्रकार से। तो क्वेश्चन देखते हैं पुत्रों। हाइड्रोलिसिस ऑफ methyl acetate in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide. एसिटिक एसिड पैदा होगा, उससे जैसे जैसे एसिटिक एसिड बढ़ रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। The concentration of ester at different time is given below. Show it follows a pseudo first order reaction as a concentration of water practically remains 55 during this. What is the value of K? तो बेटे वैसे ही आपने जैसे पहले सिखाया था, ये K डैश, राइट, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू क्या आ गया, हम methyl acetate, where K is equal to K dash into water. हम फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, K, और देन हम सेकेंड स्टेज में K डैश इज इक्वल टू K बाय 55.5 वाटर निकाल के आंसर ले लेंगे। 55 उसने दिया तो मैंने भी 55 ले लिया है। तो जैसे हम करते हैं, हम फॉर्मेट बनाएंगे, मैं इसका आपको होमवर्क दूंगा। K is equal to 2.303 30, right, log of कितना 0.850 डिवाइडेड बाय 0.8004। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, अभी तो मैंने लिख दिया है इंटू -3। चलिए चेक करते हैं, मेरे साथ करिए, आप वैल्यूज डालिए। 2.303 बाय 60 लॉग ऑफ, यस बेटे, 0.850 0.7538, ये वाली वैल्यू दी है। That will be 2.002 into 10 raised to power -3। हम इसको प्रैक्टिकली कांस्टेंट बोलने वाले, पर डेसिमल के छठे प्लेस पे जाके चेंज हो रहा है। फिर दोबारा के 2.303 by 90, ये वाला लॉग ऑफ इट है 0.850 0.7096, इसकी वैल्यू 2.005 इंटू -3 आती है। मैंने बड़ी बार सॉल्व किया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखो थोड़ा सा फर्क है, तो हमारा जो K एवरेज हो जाएगा 004 002 005 -3 को मैंने बाहर ले लिया है डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास एवरेज वैल्यू 2.004 इंटू 10 raised to power -3, ठीक है ना। 11 आ गई ना, 4 और 2 6 और 5 11, 11/3 4 के करीब आ गई हमारे पास। ये आपके पास K एवरेज आ गई। अब ये K एवरेज यहाँ पे PTO लिख देते हैं, आगे ले जाता हूं। ये जो K एवरेज आई है बेटे, एक मिनट दीजिएगा, मैं यहीं पे ही काम करना चाहता हूं।
इसको रब कर लेते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। ये क्या आया है आपके पास? K। मुझे K डैश लेना है, दैट इज K by concentration of water, that is 2.04 minus 3 by concentration of water कितना था? 55 आ गया था। तो ये वाली वैल्यू जो तुम्हारी आई है 3.64 इंटू -5 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स, वो यूनिट्स आप देख सकते। दिस इज आवर आंसर आ गया। अच्छा, इस बात का कैसे जवाब निकला? इट फॉलोज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज के की वैल्यू हमारी प्रैक्टिकली क्या रही थी? द कांस्टेंट रही थी। ये देखो ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये प्रैक्टिकली आपकी वैल्यूज क्या रही है? द कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। हेंस वी प्रूव इट। डियर, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, एक्सपेक्ट स्कूल बोर्ड्स में फाइनल एग्जाम में यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट। रेफरेंस के लिए बेटे मैंने आपको यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप वेरिफिकेशन भी वहां से कर सकते हैं। तो डियर, हम कर क्या रहे हैं? जब रिवीजन करूंगा ना तो पूरा 1.5 घंटे में ये चैप्टर को रिवीजन कर देंगे। द मेजर फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आर, फर्स्ट हमने किया, हमने जिस सीक्वेंस में किया, ये बी सरफेस एरिया, सी एंड हमने किया डी। नाउ वी हैव कम आउट ऑफ दैट। अब हम अगले सेशन में, अगले रिकॉर्डिंग में, काइनेटिक्स 8th में हम लोग जाने वाले हैं टेम्परेचर, कैसे कैसे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है टेम्परेचर। दिस विल बी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है मेरी कम से कम ये 1 या 2 रिकॉर्डिंग अभी और लगेंगे इनके ऊपर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ROR, इसको हम अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। राइट बच्चों, तो तब तक के लिए जय हिंद एंड सी यू अगेन विद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ROR केमिकल काइनेटिक्स 8th में मिलने वाले हैं। बाय बच्चों, गुड लक एंड सी यू अगेन। बाय बाय, टेक केयर।